एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके एक और नए वीडियो में। हम लोग आप लोग अलग अलग जगह पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज पर भी देख रहे हैं, यूट्यूब पर भी देख रहे हैं। यदि आप फेसबुक पेज जो सिद्धार्था जॉब पॉइंट है उस पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, लाइक भी कर लीजिएगा। और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं सिद्धार्था जॉब पॉइंट तो वहाँ पर भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। इस तरह आपको मिलता रहेगा नया नया वीडियो। तो हम लोग सी-टेट सामाजिक विज्ञान जो है उसके तहत हिस्ट्री टॉपिक को देख रहे हैं। हिस्ट्री टॉपिक को देख रहे थे हम लोग, पाषाण काल देखे, फिर उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता देखे, वैदिक सभ्यता देखे और बौद्ध एवं जैन धर्म जो नए विचारों का आगमन हुआ था उसको भी देखे। आज के टॉपिक में हम लोग जिक्र करेंगे ये मगध साम्राज्य जो सबसे बड़ा साम्राज्य बनकर उभरा, यहाँ से मौर्य वंश जो स्टार्ट होता है, इस मौर्य वंश को विस्तार से देखेंगे। मौर्य वंश में हम लोग देखेंगे इसमें मौर्य साम्राज्य प्रथम साम्राज्य जो था इसके जानकारी के स्रोत, हमको इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है। इसमें विशेष करके चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और अशोक का जो कलिंग युद्ध हुआ उसके बाद वो कैसे अपने आप को बदल दिए, उसका हृदय कैसे परिवर्तन हो गया। इसमें धम्म का प्रचार जो अशोक और बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ। इसके अलावा मौर्यकालीन प्रशासन भी देखेंगे कि मौर्यकालीन प्रशासन कैसे चल रहा था। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, प्रशासन देखना है, ये तो प्रशासन देखेंगे ही। इसके अलावा इसमें जो सी-टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से किस तरह से पूछा जाता है, जब आप वीडियो को देखिएगा तो एक भी क्वेश्चन का बिना ऑप्शन देखे आप आंसर बनाने का हिम्मत रखिएगा, हौसला हो जाएगा आपके अंदर। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए जानकारी के स्रोत, यदि मौर्य वंश की बात करें तो मौर्य वंश में ये सबसे पहले हमको कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, यही कौटिल्य थे जिसको विष्णुगुप्त या चाणक्य कहते हैं। ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हुआ करते थे। बाद में जब ये चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासन पर बैठे तो ये फिर मंत्री बने, महामंत्री बने। विशाखा दत्त जो मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त रचित मुद्रा राक्षस है, उससे भी हमको चंद्रगुप्त यानी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। महाभाष्य जो पतंजलि है उससे भी हमको मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। भद्रबाहु रचित कल्पसूत्र, उससे भी हमको मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। हेमचंद्रन रचित परिशिष्ट पर्वन, इससे और बौद्ध जो है ये दीप वंश और महावंश, ये जो है सिंगली भाषा में लिखा गया है। श्रीलंका का अभी ये फिलहाल प्रमुख बौद्ध ग्रंथ है। तो इससे भी हमको चंद्रगुप्त मौर्य या उनके बाद के कुछ वंश जो राजाओं हैं उनके बारे में पता चलता है। जो यूनानी लेखक हैं कुछ स्ट्रेबो और जस्टिन, ये लोग चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है, सेंड्रोकोटस के रूप में पहचान किया है। और फिर उसमें उन्होंने जो लिखा है, जो उनको मिला है, उसके आधार पर भी हमको मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ये मौर्य है क्या, देखिए मौर्य के ये जो टाइटल हुआ इसका, इसकी माता का नाम, चंद्रगुप्त मौर्य के माता का नाम मुरा था। तो इसी मुरा शब्द से निकला है मौर्य। लेकिन इनके जाति के बारे में अलग अलग जो राइटर हैं, अलग अलग इतिहासकार हैं, उनमें मतभेद भी है। एरियन तथा प्लूटार्क जो है ये भी यूनानी लेखक है, इसको एंड्रोकोटस कहा है। यानी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किसने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है, स्ट्रेबो और जस्टिन। और एंड्रोकोटस किसने कहा है, एरियन तथा प्लूटार्क ने। पुरातात्विक साक्ष्य में अशोक के अभिलेख अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब अशोक के बारे में अधिकतर जो है हमको उसके अभिलेख, और ये पहले शासक थे जो भारत में अभिलेखों के द्वारा जो है जनताओं को संबोधित किया। फिर जितने भी जानकारी अशोक के मिलते हैं उनके अभिलेख को भी देखेंगे हम लोग। रुद्रदामन के जूनागढ़ लेख, काली पॉलिश वाले मृदभांड जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं, चांदी व तांबे के पंचमार्क यानी आहत सिक्के भी मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य है। तो ये हम मौर्यकालीन इतिहास को इन सभी स्रोतों के माध्यम से जानते हैं। तो आगे हम लोग इसमें देखते हैं कि मौर्य वंश का एक डायग्राम है, इसको आप चाहें तो देख सकते हैं कि मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, और उसके बाद उसका बेटा था ये बिंदुसार था। फिर जो है उसका ये अशोक, ये तीनों प्रतापी राजा थे। इनके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य है जो ब्राह्मण साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कहा है, यानी छोटी जाति से संबोधित किया गया है। किसमें, ब्राह्मण साहित्य में। और बौद्ध और जैन साहित्य में उसे क्षत्रिय, मुद्रा राक्षस में वृषल मतलब होता है क्या, एक बैल यानी सांड, कुबड़ वाला जो सांड है। यानी ये सभी ब्राह्मण साहित्य में उसको एक तरह से निम्न कोटि के दर्जे के रूप में उसको पुकारा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस निकेटर के बीच
चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस निकेटर के बीच 305 ईस्वी पूर्व में युद्ध हुआ था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित करके उसके साथ संधि की थी। देखिए ये चंद्रगुप्त मौर्य, यही चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये जो नंद वंश के अंतिम शासक थे घनानंद, उस घनानंद को पराजित किया चाणक्य की सहायता से, अपने गुरु कौटिल्य की सहायता से, और फिर जो है ये मगध की राजगद्दी पर आसीन हुए। लेकिन इस बीच में क्या होता है कि घनानंद के समय में जो यूनानी शासक सिकंदर थे वो विश्व विजेता के लिए निकले थे, लेकिन उसका मुराद पूरा नहीं हुआ। उसकी कहानी हम उसमें बताए हुए हैं। तो इसी का जो मंत्री था, इसी का जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, ये सोचा क्या हम सिकंदर के सपनों को पूरा करें। तो ये भारत की ओर यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो सिंधु नदी है उसके आसपास के क्षेत्रों में आना शुरू कर दिया। लेकिन ये क्या किए, चंद्रगुप्त मौर्य से हार गए। अब हारने का परिणाम क्या होता है कि सेल्यूकस निकेटर उनसे संधि कर लेता है, और सेल्यूकस निकेटर संधि करने से चंद्रगुप्त को भी फायदा होता है और सेल्यूकस निकेटर को भी होता है। फायदा क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको कुछ हाथी दे देता है गिफ्ट में, उपहार में, संधि स्वरूप में, और चंद्रगुप्त मौर्य को क्या मिलता है कि जो अफगानिस्तान के कुछ इलाके थे वो सेल्यूकस निकेटर के अंडर में था, उनको क्या करता है चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप देता है। जैसे अफगानिस्तान हो गया, बलूचिस्तान हो गया, सिंधु नदी के पश्चिमी क्षेत्र में जो भी वो सेल्यूकस निकेटर के अधीन राज्य था, सत्ता था, केंद्र था, उस केंद्र को क्या करता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर दे देता है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी फायदे की बात चंद्रगुप्त मौर्य के लिए क्या होता है कि वो अपनी बेटी हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि दोनों समधियारा जुड़ गया, यानी समधि जुड़ गया एक तरह से। बाद में सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत, अब ये सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज को जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, या हम लोग बोल चाल में कह सकते हैं कि हेलेना के साथ वो लोकनिया के रूप में आई थी। लोकनिया समझ रहे हैं आप लोग, तो लोकनिया के रूप में ये मेगास्थनीज आया दरबार में। और जैसे ही ये दरबार में आए तो यहाँ का जो शासन है, प्रशासन, शासन, आर्थिक, राजनीतिक, जितना भी है सामाजिक, इन सभी पर वो जो है ना एक किताब लिखे जो बहुत फेमस है मौर्यकालीन इतिहास को जानने के लिए। वो उस किताब का नाम था इंडिका। तो मेगास्थनीज यानी इंडिका के राइटर कौन है? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज से हमको किस चीज़ की जानकारी मिलती है? मौर्यकालीन शासक, प्रशासन, राजनीति, आर्थिक, इन सभी चीज़ों के बारे में हमको जानकारी मिलती है। देखिए ये चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, अब ये हम लोग पिछले वीडियो में देख रहे थे कि ये शुरू होता है कहाँ से? मगध से। मगध शक्तिशाली कैसे हो जाता है, फिर आसपास के जो 16 महाजनपद थे धीरे धीरे क्या करने लगे, पड़ोसी को वो युद्ध नीति के तहत उसको हराकर, तो हराते हुए अपने क्षेत्र को विस्तार करते करते जब चंद्रगुप्त मौर्य तक आता है तो ये भी एक विशाल साम्राज्य हो जाता है। जितना आप ये पिंक कलर में देख रहे हैं ये उसका विस्तारित क्षेत्र हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य में काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का दोआब, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य और कश्मीर का भूभाग भी सम्मिलित है। यानी इस जगह से लेकर ये पूरा जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये जितने भी हैं उत्तर भारत के राज्य, कश्मीर सहित, इन सभी पर इनका क्या हो जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हो जाता है। तमिल ग्रंथ अहनानूर और मुरनानूर से ज्ञात होता है कि दक्षिण भारत पर भी उसने आक्रमण किया था, लेकिन इसकी कोई जानकारी नहीं है। ये कुछ ग्रंथ हैं, तमिल ग्रंथ अहनानूर और मुरनानूर, इससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इस दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किए थे। लेकिन होता क्या है कि अब इसका कोई साक्ष्य नहीं है कि वो कुछ क्षेत्रों को जीत पाए थे या नहीं जीत पाए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी जीवन के अंतिम चरण में सिंहासन छोड़कर जैन मुनि भद्रबाहु से, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये जैन धर्म अपना लिए थे, और एक जैन गुरु थे भद्रबाहु, उसने जो है जैन धर्म की दीक्षा दिलवाई। और चंद्रगुप्त मौर्य क्या किया, अपने सिंहासन को छोड़कर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चले गए और वहाँ पर अपना शरीर का त्याग संलेखना विधि यानी उपवास के माध्यम से त्याग कर दिया गया था। क्या त्याग कर लिया था? श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि द्वारा शरीर का त्याग किया था। ये था चंद्रगुप्त मौर्य। अब उसी का पुत्र जो है बिंदुसार, ये राजगद्दी हासिल करते हैं, राजगद्दी पर आसीन होते हैं, और ये फिर जो है इसका विस्तार जो है ये शुरू हो जाता है। विस्तार अभी तक मगध का रुक नहीं रहा है, और वही मगध
वही मगध का विस्तार होते होते पूरे क्षेत्र में क्या हो जाता है, एक अखंड भारत के रूप में उभरता है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था जो 298 ईस्वी में ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। यानी बिंदुसार का शासनकाल था 298 ईस्वी पूर्व से 272 ईस्वी पूर्व तक। बिंदुसार को यूनानी लेखकों में अमित्रोचेटस का मतलब होता है, जो संस्कृत का रूप होता है अमित्रघात। यानी अमित्रघात का मतलब क्या है कि जिसका अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। अमित्र यानी जो दोस्त नहीं है तो दुश्मन है, तो दुश्मनों का नाश करने वाला को कहा जाता है अमित्रघात। वायु पुराण में मद्रसार, यानी बिंदुसार को वायु पुराण में क्या कहा गया है, मद्रसार, और जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। इसने कलिंग को छोड़कर समस्त दक्षिण भारत को मगध साम्राज्य में मिलाकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जो चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रयास किया था कि हम दक्षिण भारत को भी अपने राज्य में मिला लेंगे, लेकिन ये बिंदुसार क्या करता है, उन सपनों को पूरा कर देता है और दक्षिण भारत के इन क्षेत्रों को क्या करता है, मिला देता है। यहाँ एक राज्य छूट जाता है जो कलिंग, वर्तमान में उड़ीसा है, इस पर वो अधिकार नहीं कर पाए। लेकिन लास्ट में जो है अशोक क्या करता है, इसी कलिंग की युद्ध के बाद जो है पूरे अखंड भारत का निर्माण कर देते हैं। तो ये कलिंग को छोड़कर पूरे, आप देख रहे हैं, ये पूरे क्षेत्र एक विस्तारित क्षेत्र था जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के समूचे प्रदेश, यानी थोड़ा बहुत छूट गया दक्षिण भारत में। इसके शासनकाल में ही तक्षशिला यानी अफगानिस्तान में 2 विद्रोह हुए थे। यानी बिंदुसार के समय बिंदुसार का 2 पुत्र था, एक सुसीम और दूसरा अशोक। तो जो तक्षशिला में विद्रोह हुआ था वहां दोनों भाइयों को बारी बारी से भेजा गया था। तो हुए थे जिन्हें दबाने के लिए पहली बार अशोक तथा दूसरी बार सुसीम को भेजा गया। लेकिन कहीं कहीं दिखता है क्या कि पहली बार जब सुसीम को भेजा गया तो वो असफल हो गए उस विद्रोह को दबाने में, तब अशोक को भेजा गया। तो कहीं कहीं दोनों जगह अलग अलग दिखता है। अब ये बिंदुसार क्या थे, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। एक संप्रदाय था उस समय आजीवक, उसी संप्रदाय के। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि बिंदुसार किस संप्रदाय के अनुयायी थे, तो आजीवक संप्रदाय के। बिंदुसार तथा एंटीओकस प्रथम, ये एंटीओकस प्रथम जो थे ये सीरिया के शासक थे। इसके बीच में दोस्ताना व्यवहार था, एकदम मैत्रीपूर्ण व्यवहार था, जिसने भारतीय शासक ने 3 वस्तुओं की मांग की थी। अब ये बिंदुसार जो थे सीरिया के शासक एंटीओकस प्रथम से 3 चीज मांगे थे। 3 चीज में क्या था, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक। लेकिन ये एंटीओकस प्रथम ने क्या किया, 2 चीज तो भेज दिया, लेकिन जो है दार्शनिक भेजने से इनकार कर दिया कि दार्शनिक हम यूं ही नहीं दे सकते हैं। तो दार्शनिक नहीं भेजा गया, लेकिन इन सभी चीज़ों को भेज दिया गया। बिंदुसार के शासनकाल में डायमेकस तथा डायोनिसिस नामक 2 विदेशी राजदूत दरबार में आए। यह क्वेश्चन पूछता है कि डायमेकस और डायोनिसिस किसके दरबार में आए थे, तो बिंदुसार के दरबार में आए थे, ये याद रखिएगा। अशोक महान सम्राट जो अखंड भारत के निर्माता, और ये बौद्ध धर्म जो है इसके समय में, इसके शासनकाल में चरम सीमा पर पहुंचता है, जिसके बारे में ये जितना कहा जाए कम अजूबा है, जितना कहा जाए कम है। इनकी व्याख्या शब्दों में नहीं की जा सकती है। इन्होंने क्या किया है भारत के लिए, कितना शक्तिशाली थे, कहने का वर्णन नहीं है। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता। देखिए सीटेट में एक बार पूछा था कि अशोक किसका पौत्र था, अशोक किसका पौत्र था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, उसका बेटा अशोक। तो अशोक क्या हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था और बिंदुसार का पुत्र था। अशोक को अशोका द ग्रेट नहीं, अशोक महान भी हम लोग कहते हैं, अशोका द ग्रेट, अशोक वर्धन व चंड अशोक के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इन सभी नामों से जानते ही हैं, लेकिन अभिलेख में अशोक का नाम 2 मिलता है, एक देवानाम प्रिय एवं प्रियदर्शी। देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी, यानी क्वेश्चन ये भी रहता है कि अशोक का नाम शिलालेखों में, अभिलेखों में क्या मिलता है, तो देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी मिलता है। अशोक ने 273 ईस्वी पूर्व में ही सिंहासन प्राप्त कर लिया था, लेकिन 4 साल तक गृह युद्ध करते रहा। देखिए होता यूं है कि जब ये बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है, तो जिस समय मृत्यु होती है उस समय अशोक उज्जैन में यानी अवंती के वो राज्यपाल थे, और वो वहाँ से चलता है। सोचता है क्या, कहा जाता है किंवदंती के रूप में क्या, अशोक ने 100 भाइयों की हत्या करके, यानी 99 भाइयों की हत्या करके जो है ये सिंहासन हासिल किया था। तो उस समय कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि राजा महाराजा लोग
4-5 शादी 6 शादी आम बात होती थी, तो उन सभी का संतान मिलाकर 100 हो ही जाता था। तो अब राजगद्दी हासिल करना था, तो यहाँ क्या होता है कि 273 ईस्वी में मिल जाता है, लेकिन जो है आपसी रंजिश होता है, भाई भाई में युद्ध होता है, और भाइयों ने किया गया कि ये बगावत कर दिया। उसी अशोक ने किया गया फिर जो है 269 ईस्वी पूर्व में उसका पुनः राज्याभिषेक होता है। मतलब कि 2 बार, यानी कौन से मौर्यकालीन शासक 2 बार राज्याभिषेक करते हैं, तो अशोक ने, एक 273 बीसी में और दूसरा 269 बीसी में। राज्याभिषेक से पहले अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। कहाँ का? उज्जैन, जो अवंती नहीं, उज्जैन या कहीं अवंती भी रहता है, दोनों एक ही है। अशोक के समय मौर्य राज्य उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणी से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण तथा मैसूर में कर्नाटक तक, पूर्व में बंगाल में पश्चिम में। यानी आप देख रहे हैं कि जितना भी क्षेत्र था, आपको जो पिक दिखाए, मैप दिखाए थे, यानी ये पूरा अखंड भारत का ये निर्माण कर देते हैं। यानी उत्तर में हिंदू कुश कहाँ है? हिंदू कुश अफगानिस्तान में, वहाँ से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण तट तक, और कर्नाटक, मैसूर व कर्नाटक तक, तथा पूर्व में बंगाल से, और पश्चिम में राजस्थान। तो इतने बड़े क्षेत्रों में उन्होंने क्या किया कि सत्ता हस्तांतरण, मतलब सत्ता को स्थापित कर चुका था। मगध राज्य एक जो है भारत के प्रायद्वीपी यानी उप महाद्वीप के रूप में, अखंड भारत के रूप में उभरता है अशोक के रीजन में। अशोक पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेख द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। यानी पहला अशोक का, देखिए अशोक को जो है दारा प्रथम से ये अभिलेख लिखने का जो है, एक तरह से कहें कि अभिलेख लिखने की प्रेरणा मिलती है। तो अशोक पहला शासक था जिन्होंने अपने जनता को संदेश अभिलेखों के माध्यम से पहुंचाया था, और ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में। भाषा कौन सी? वही प्राकृत भाषा, और लिपि कौन सी? ब्राह्मी लिपि में। अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग यानी उड़ीसा पर विजय प्राप्त किया। देखिए यही कलिंग था, यही कलिंग पर जब अशोक ने आक्रमण किया तो थोड़ा कलिंग बहुत शक्तिशाली था, वहाँ पर विजय प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल होता था। लेकिन अशोक वहाँ पर जब आक्रमण किया तो पूरा नरसंहार हुआ। जब नरसंहार हुआ तो वहाँ की औरतें, महिलाएं तलवार लेके निकल गई कि बोले जब सबके हस्बैंड पति मर ही गए तो हम लोग क्या करेंगे। जब ये निकली महिलाएं तो अशोक उस दृश्य को देखकर उसका हृदय पसीज गया, दिल पसीज गया, और बोला इतने हम गिरे नहीं हैं जो हम नारी पर उठाएं, और इस तरह से उन्होंने युद्ध का त्याग कर दिया। वहीं से हृदय परिवर्तन होता है। तो ये कलिंग जो था ये उसने जीत लिया, और तोसली को जो है, तोसली को उसकी राजधानी बनाया था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय खून खराबा से पसीज गया, इसलिए उसने युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग कर धम्म विजय की नीति को अपनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से उसका धम्म नीति चलता है। अशोक के धम्म का मुख्य आधार नैतिक विचारों का समन्वय था, न कि किसी देवता की पूजा अथवा कर्मकांड की आवश्यकता। ये लाइन आपका सीटेट में पूछा हुआ है कि अशोक का धम्म क्या है? उसका एक नैतिक व्यवहार है, नहीं, नैतिक विचारों का समन्वय है, न कि किसी हिंदू देवी देवता या कर्मकांड का जो है व्याख्यान करना, पूजा पाठ करना, वो सब इसका नहीं है। अशोक के दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेखों में धम्म की व्याख्या की गई है। अशोक का जो है स्तंभ लेख देख लेंगे, जो 14 है, अभिलेख 14 है। भारत में अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से ये तो था ही, प्रथम शासक था जो इसने क्या किया था, ईरानी शासक दारा प्रथम से प्रेरणा ली थी। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ। किस लिपि का? ये ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का। अशोक के शिलालेखों की पहचान 1750 ईस्वी में पात्रेदी पैंथेलर ने की थी। ये क्वेश्चन पूछता है कि अशोक के अभिलेखों की सबसे पहले पहचान किसने की थी? पात्रेदी पैंथेलर ने। कब? 1750 ईस्वी में। लेकिन सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 ईस्वी में पढ़ा गया। और पढ़ा किसके द्वारा गया? 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ अभिलेख रुम्मनदेही है, यानी रुम्मीदेही है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। दो चीज़ें, सबसे छोटा
स्तंभ अभिलेख कौन सा? रुक्मी देवी। और किस अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है? तो कौशाम्बी अभिलेख को। शहबाजगढ़ी एवं मनसेहरा, ये दोनों पाकिस्तान का है, शहबाजगढ़ी और मनसेहरा। ये अभिलेख खरोष्टी लिपि में, और तक्षशिला एवं लघमान ये दोनों हैं पाकिस्तान में, ये अरमाइक लिपि पे उत्कीर्ण हैं। तो अलग अलग ये सब पूछता है कि जो है तक्षशिला एवं लघमान जो है अफगानिस्तान का किस लिपि में उत्कीर्ण है, उसका शिलालेख। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। ये सरेकुना अभिलेख अरमाइक एवं ग्रीक ये दो भाषा में है, दो भाषा में है और दो लिपि में भी है। भाषा क्या है? आर्मेइक एवं ग्रीक भाषा में, और आर्मेइक लिपि और ग्रीक लिपि में, यानी दो। अब क्वेश्चन पूछता है क्या अशोक का कौन सा अभिलेख द्विभाषी एवं द्विलिपिक है? तो ये वाला कौन वाला? सरेकुना, जो कंधार का अभिलेख है। तो ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अशोक के कुछ प्रमुख अभिलेख हैं, इसको जो है ना एक शॉर्ट तरीके से आप याद भी रख सकते हैं। तो ये अशोक का अभिलेखों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। एक शिलालेख जो बहुत बड़े बड़े पत्थरों पर लिखा जाता है, एक स्तंभ लेख, देखिएगा हर जिला में लगभग प्राय है भारत में अशोक स्तंभ, तो वो क्या है? एक स्तंभ लेख है। और तथा गुहालेख यानी गुफा वगैरह में जो लिखा गया उसको गुहालेख। तो इसके जो 14 अभिलेख हैं, शिलालेख हैं, पहला शिलालेख में क्या है? पशु बलि की निंदा। पहला पशु बलि की निंदा, यानी इन्होंने ये किया कि पशु का बलि नहीं पड़ेगा, पशु का हत्या नहीं होना चाहिए, ये पहला। दूसरा में संदेश क्या दिया कि चिकित्सा व्यवस्था, पशु बीमार हो या मनुष्य, इंसान, प्रजा कोई भी बीमार हो उसकी इलाज होनी चाहिए, तो ये दोनों के लिए था। दूसरा में चिकित्सा व्यवस्था। तीसरा, राजकीय अधिकारी 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। अब तीसरा में क्या उन्होंने जनता को संबोधित किया, अधिकारी को क्या संबोधित किया कि हर 5 साल जीत जाए आप दौरा पर जाएं कि कहाँ कहाँ की प्रजा किस स्थिति में है, उनको क्या ज़रूरत है, क्या बदलाव की ज़रूरत है। तो अभी तो चुनाव से पहले लोग जाता ही है नहीं, तो ये 5वें वर्ष क्या करना है? दौरे पर जाएं। चौथा अभिलेख में है क्या? भेरी घोष की जगह धम्मघस। भेरी घोष क्या होता है कि जब भी युद्ध का विगुल फूका जाता है तो उसको कहते हैं भेरी घोष। नहीं, देखते होंगे हम लोग कृष्णा वगैरह में या महाभारत का युद्ध में देखे होंगे कि युद्ध होने से पहले क्या होता है, एक बार जो है एक तरह से बिगुल फूका जाता है, तो उसी बिगुल को कहा जाता है क्या? भेरी घोष। तो कहा कि भाई हम ये अब भेरी घोष नहीं करेंगे, क्या करेंगे? धम्म घोष करेंगे, धम्म की व्याख्या करेंगे, धम्म के मार्ग पर चलेंगे। ये किस? चौथा में। 5वां में क्या कहता है? धम्म महामात्रों की नियुक्ति, यानी 5वां में धम्म महामात्र, यानी महामात्र क्या हुआ? एक तरह से कहें कि टीचर जो धर्म की व्याख्या को बताएं, धार्मिक शिक्षा, धर्म की शिक्षा, महात्रों की नियुक्ति। छठा में है आप नियंत्रण की शिक्षा। छठा अभिलेख क्या कहता है कि जनता को, प्रजा को, मनुष्य को जो है ना हमेशा अपने पर सेल्फ पर क्या करना चाहिए? कंट्रोल करना चाहिए, अपने आप को नियंत्रित में रखना चाहिए। 7वां व 8वां अभिलेख में क्या है? अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख। अशोक कहाँ कहाँ किस तीर्थ यात्रा पर गए, विशेष करके गौतम बुद्ध जहाँ जन्म लिए थे वहाँ गए, जहाँ उन्होंने पहला प्रवचन दिया वहाँ गए, जिन जिन जगहों पर उन्होंने तीर्थ यात्रा की थी उसका उल्लेख है 7वां और 8वां में। 9वां में क्या? सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार। 9वां जो है कहा कि वह प्रजा एक दूसरे से किसी से भी मिलें, चाहे वो अमीर रहे, गरीब रहे, बड़ी जाति रहे, छोटी जाति रहे, उनसे एक शिष्टाचार भेंट हो। नहीं, हम लोग किसी से मिलते हैं तो क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग, प्रणाम। तो कह रहे हैं कि एक शिष्टाचार भेंट होना चाहिए, तो यहीं से 9वां में है। 10वां में है राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे, प्रजा के हित में सोचना है 10वां में। 11वां धम्म की व्याख्या। धम्म क्या है? तो अशोक का धम्म जो है वो क्या है? एक नैतिक विचारों का संग्रह है, न कि किसी देवी देवता या कर्मकांड या यज्ञ की व्याख्या। तो इसी में धर्म की व्याख्या की गई है। 12वां में है स्त्री महामात्रों की नियुक्ति। अब यहाँ देखिए, आप देख रहे हैं कि यहाँ 5वां में जो है क्या है कि धर्म महामात्रों की नियुक्ति। अब उसके बाद ये 12वां में है क्या कि स्त्री धार्मिक शिक्षक, ये एक तरह से कह सकते हैं महामात्रों की नियुक्ति। 13वां में है कलिंग युद्ध का वर्णन। 13वां ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस अभिलेख से मिलता है? तो 13वां। 14वां जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित। तो ये है क्या? अशोक के अभिलेख
अब देखिए इसमें जो है 7 हैं। अब अशोक के कुछ स्तंभ अभिलेख भी हैं प्रमुख, जो 7 हैं, ये अलग अलग जगहों से मिला हुआ है। और यहाँ से आपको क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि आप फंस जाइएगा, तो गौर से देखिएगा। 4-5 तरीके हैं याद रखने के। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में, यानी अशोक का जो स्तंभ अभिलेख है वो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। पहला है प्रयाग स्तंभ लेख। यह पहले कौशाम्बी में स्थित था, जिसे अकबर ने इलाहाबाद किले में स्थापित कराया। ये कहाँ था? पहले कौशाम्बी में था, उसको उठा पुठा कर अकबर क्या किया? इलाहाबाद को क्या कहते हैं? अभी योगी जी ने क्या किया है? इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया। पहले प्रयागराज तो था ही, जब ये अकबर के सीजन यानी मुगल काल लोग आए तो प्रयागराज को इलाहाबाद कर दिया। तो अब योगी या राज आया तो योगी जी भी क्या कर दिए? इलाहाबाद को पुनः प्रयागराज कर दिए। तो इसी प्रयागराज किले में स्थापित किया, तो इसको कहा गया प्रयाग स्तंभ लेख। लेकिन था कहाँ? ये कौशाम्बी में। दूसरा दिल्ली टोपरा। यहाँ देखिए 2 शब्द है, एक दिल्ली और दूसरा टोपरा। दिल्ली और टोपरा, तो ये टोपरा में मिला, यह स्तंभ लेख कहाँ मिला? टोपरा में मिला, और लाया कहाँ गया? दिल्ली। तो इसीलिए इसको रखा गया दिल्ली टोपरा। यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। किसके द्वारा लाया गया? ये भी याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। तीसरा है दिल्ली मेरठ। था कहाँ? मेरठ में। लाया कहाँ गया? दिल्ली में। यह भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया। तो पहले मेरठ में स्थित था, जिसे फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। एक है रामपुरवा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। ये बिहार में, बिहार का चंपारण में स्थापित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लायल ने की थी। किसने की थी? कार्लायल ने की थी। तो ये वहाँ से जो है, जो स्तंभ लेख मिला है, वो जो सांड के कुबड़ वाले, यानी कुबड़ वाले जो बैल होते हैं सांड, उसका बना हुआ है। अभी ये राष्ट्रपति कार्यालय में रखा हुआ है, यानी राष्ट्रपति कार्यालय में धरोहर के रूप में रखा हुआ है। तो रामपुरवा। एक लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़, ये दोनों कहाँ हैं? चंपारण बिहार में। यहाँ पर थोड़ा सा लौरिया अरेराज और छठा लौरिया नंदनगढ़। तो ये दोनों जो है कहाँ है? चंपारण बिहार में स्थित था। तो इस तरह से जो है अशोक के स्तंभ अभिलेख 7 हैं, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। आगे हम लोग देखेंगे मौर्यकालीन प्रशासन। एकदम जो आपके लिए समझने लायक है, जो आपके लिए हितकारी है, हम उसी चीज़ को टॉपिक में लिए हुए हैं और सिस्टमैटिक रूप से, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो मौर्यों ने शासन की सुविधा के लिए अपने विशाल साम्राज्य को 5 प्रांतों में विभाजित किया था। 5 प्रांत में विभाजित किया था। एक उत्तरापद, दक्षिणापद, अवंती राष्ट्र, कलिंग और प्राची। ये 5वां जो है ये अशोक ने जोड़ा था, 5वां अशोक का था। तो ये विशाल प्रांत है। अब इतने बड़े भूभाग का प्रशासन कैसे चलेगा? तो इसके लिए मौर्यों ने क्या किया था? पहले 4, बाद में अशोक ने क्या किया था? 5 भागों में इसको विभाजित किया था, और अलग अलग जगहों पर जो है उसकी राजधानी अलग अलग बनाया था। तो उत्तरापद की राजधानी थी तक्षशिला। अब जो उत्तर वाला था, यहाँ तक्षशिला है, यानी अफगानिस्तान के आसपास। तो इस क्षेत्र का इधर से शासन होता था। ठीक। दूसरा दक्षिणापद स्वर्णगिरी था, इसी के आसपास स्वर्णगिरी था दक्षिणापद। तो इस रास्ते में अवंती राष्ट्र उज्जैन, जो बीच वाला भाग था, अवंती राष्ट्र उज्जैन यहाँ पर, और कलिंग तोसली, ये कलिंग जो है ये यहाँ आसपास उड़ीसा में, तो यहाँ पर था, और प्राची मध्य देश और इन क्षेत्रों में। तो इन सभी 5 प्रांतों से क्या करते थे कि शासन प्रशासन अपने निकटतम जो राजकुमार होते थे या आर्यपुत्र होते थे, उसको अलग अलग जगह पर भेज देते थे, और वहाँ से सीधे राजा जुड़े रहते थे। और जहाँ पर राजधानी थी, राजधानी में नियंत्रण जो होता था, प्रशासन जो होता था, राजा या सम्राट के रूप प्रत्यक्ष रूप से होता था। लेकिन जो सुदूरवर्ती इलाके थे, वहाँ पर किसी को राज्यपाल नियुक्त करके भेज दिया जाता था। तो इन प्रांतों का शासन सीधे सम्राट द्वारा नियंत्रित न होकर उसके प्रतिनिधि द्वारा संचालित होता था, नहीं इन सीधे, और जिसे कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता था। तो कुमार जो हम लोग देखें कि अशोक पहले कहाँ का था? अवंती का राज्यपाल था, तो वही कुमार थे उस समय। मौर्यकालीन प्रशासन में जो केंद्र में शासन देखने वाला होता था वो सम्राट होता था, और प्रांतों का देखने वाला कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता था।
मंडल। देखिए ये एक सिस्टम था कि गांव था 10 गांव मिलाकर जो है एक संग्रहण होता था, फिर जो है कई संग्रहण मिलाकर विषय, जिसको आज का हम लोग जिला कहते हैं, और फिर यही जिला मिलकर मंडल होता है, अभी भी है, कमिश्नरी नहीं मंडल, फिर यही मंडल मिलकर प्रांत होता था, और यही प्रांत मिलकर क्या हो गया, केंद्र होता था। तो केंद्र में शासन सम्राट देखता था और प्रांत में कुमार या आर्यपुत्र। मंडल यानी कमिश्नरी में प्रदेष्टा या प्रादेशिक यानी मंडल का जो प्रमुख होता था कौन होता था, प्रदेष्टा या प्रादेशिक। विषय का विषयपति नहीं, संग्रहण का यानी संग्रहण जो था उसको गोप कहते थे। संग्रहण ये जो 10 गांवों का समूह था ये गोप कहलाता था, और ग्राम का ग्रामनी कहलाता था। तो ये यूनिट था इसका प्रशासन का, और उसके कुछ मंत्री थे जो प्रमुख मंत्री थे। राजुक ग्रामीण जनपदों की देखभाल एवं कर संग्रह, यानी इसको शुरू में क्या कहा जाता था कि गांव घर का देख करना है, वहाँ जो जनपद है उसका देख रेख करना है, टैक्स वगैरह वसूलना है। धीरे धीरे जब वह मौर्यकालीन विकसित होता चला गया, बड़ा होता चला गया, तो उसको कुछ न्यायिक पद भी यानी सरपंच के रूप में भी कुछ फैसला करने का अधिकार मिल गया था। प्रादेशिक ये जिलाधिकारी होता था, यानी जिला में होता था, जो यहाँ विषय देख रहे हैं विषयपति यहाँ का अधिकारी होता था, जिलाधिकारी। महामात्र उच्च अधिकारी जो नगर प्रशासन से संबंधित था, नहीं यही महामात्र की नियुक्ति यानी धार्मिक शिक्षा देने के लिए बाद में अशोक ने करने लगा, लेकिन पहले ये क्या था, एक उच्च अधिकारी जो नगर प्रशासन से संबंधित था। प्रतिवेदक सम्राट को विभिन्न सूचना देना। रूपदर्शक ये मुद्राओं का परीक्षण करने वाला था। सीताध्यक्ष ये राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष था। संस्थाध्यक्ष ये व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष था। तो ये कुछ इसके पद हैं, पोस्ट थे, पद और पोस्ट थे, इसके आधार पर वो शासन प्रशासन अपना चलाते थे। मौर्यकालीन कुछ प्रशासन है, यानी इस काल में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण किया गया, यानी पहली बार। अब जन्म प्रमाण पत्र बन रहा है, मृत्यु प्रमाण पत्र बन रहा है नहीं, लेकिन ये शुरुआत कहाँ से हुई थी, मौर्य काल में पहली बार जो है लोगों के जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र का रिकॉर्ड रखना शुरू किया था। अर्थशास्त्र के अनुसार उत्तर पश्चिम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए, ये पूछा गया क्वेश्चन है और बार बार पूछता है। उत्तर पश्चिम आप जो देख रहे हैं, उत्तर पश्चिम कंबल के लिए, यानी उत्तर पश्चिम कंबल के लिए, और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए थी। क्योंकि दक्षिण भारत में क्या था, दक्षिण भारत में कर्नाटक था, और कर्नाटक में जो है सोने की खान थी, तो वहाँ प्रसिद्ध था सोने के लिए। और जो है कीमती पत्थर, ये समुद्र के आसपास समुद्री इलाके में कीमती पत्थर ज़्यादा मिलते थे, तो दक्षिण भारत सोने। और उत्तर पश्चिम का इलाका का मतलब क्या हुआ कि जो आपका सिंधु घाटी के आसपास का क्षेत्र था, उन जगह पर कंबल फेमस होता था उस जगह का। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र एक विशाल खूबसूरत नगर था। ये मौर्यों की राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्रा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी राजधानी पाटलिपुत्र ही बनाया था। खूबसूरत नगर था जो विशाल प्राचीर से घिरा था, यानी चारों तरफ एक तरह से बहुत बड़ा बड़ा बाउंड्री वॉल था, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार थे। बुर्ज क्या होता है कि देखिए, ये जैसे कि ये इसका नगर है, चारों तरफ से घिरा हुआ, तो जगह जगह पर जो है ये बुर्ज बनाए थे ऊंचा ऊंचा करके, ताकि यहाँ पर जो है गार्ड वगैरह रखकर देख सके, गार्ड वगैरह रहकर देख सके कि हमारे देश में, हमारे क्षेत्र में कौन आक्रमण कर रहा है। तो वो इतना बड़ा क्षेत्र था राजधानी का कि 570 बुर्ज था और 64 द्वार थे। अब उसमें प्रवेश करने के लिए बड़ा बड़ा द्वार होता था। 2-3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों के बने थे, यानी घर जो बना होता था लकड़ी का और कच्ची ईंटों का। खुद जो है चंद्रगुप्त मौर्य का महल भी लकड़ी का ही था। राजा का महल भी लकड़ी का बना था, जिस पर पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया था। इसके अलावे कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो बड़ा बड़ा मोटा मोटा पिलर था, खंभा था, 2 मंजिला था इमारत, उस पर जो है डिजाइन किया हुआ सब था पत्थर वगैरह का। और उस पर क्या था कि सोने का जो है ना बैल वाला, कुबड़ वाला बैल का आकार भी लगाया गया था। उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। जो इस मौर्यकालीन में प्रशासन में उत्तरी हिस्सा था, गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। यह पद अनुवांशिक होता था, यानी ग्राम भोजक है कोई, उसका संतान ही ग्राम भोजक बनता था। मुख्यतः गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी ही इस पद पर होता था। अब जो ग्राम भोजक बनता था, जिसके पास सबसे ज़्यादा जमीन होता था, जमीनें होती थी, वही जमीन के मालिक क्या होते थे, ग्राम भोजक। मौर्यकालीन कुछ भाषा एवं साहित्य भी है।
नहीं, तक्षशिला उच्च शिक्षा का सुविख्यात केंद्र था। यानी उस समय विख्यात केंद्र बन गया कौन? तक्षशिला, जहां दूर दूर के देशों से शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। सम्राट बिंबिसार का राजवैद्य जीवक था, यही जीवक था जो कि तक्षशिला का विद्यार्थी था। ये डॉक्टर थे, चिकित्सक थे, तथा कौशल राजा प्रसेनजीत तक्षशिला के विद्यार्थी थे। ये दोनों वहीं के विद्यार्थी थे। और प्रसेनजीत को जो है मौर्य काल में 3 भाषाओं का प्रचलन था। एक संस्कृत, प्राकृत था पाली, ये 3 भाषा का प्रचलन था। मौर्य काल का अंतिम शासक वृद्रथ था, जिसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी करके क्या करता है? शुंग वंश की स्थापना करता है। हम अगले वीडियो में, लेकिन इसके पहले अभी हम लोग देखेंगे सीटेट का प्रीवियस ईयर। इसी वीडियो में सीटेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है इसी में देखेंगे। लेकिन अगले वीडियो में हम लोग मौर्योत्तर काल का प्रशासन वीडियो वाला लेकर आएंगे, जिसमें शुंग वंश, कन वंश, कुषाण वंश ये सभी रहेगा। फिर जो है विदेशी आक्रमण, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगला वीडियो भी। तो अभी आज हम लोग देख लेंगे पहले सीटेट का प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज। पहला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख देश के भीतर और बाहर कई जगहों पर मिले हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही जगह को दर्शाता है? देखिए, आप क्वेश्चन को, यदि आप वीडियो को देखे होंगे तो आप एकदम ऑटोमेटिक रूप से मार सकते थे। कालीबंगन ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कालीबंगन सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। जौगढ़, मस्की, टोपरा, लंबक, इसमें कुछ कुछ लग रहा है। गंगेरी लाल, इनाम गांव, दादली हेडिंग, ये क्या है? पाषाण काल का है। इसमें दादली हेडिंग, इनाम गांव, ये सब। हुंसगी, भीमबेटका, कुरनूल, पेयमपल्ली, ये सब क्या है? ये सब भी आपका पाषाण कालीन है, ये भी नहीं। यानी जौगढ़, यानी अशोक का शिलालेख देश और भीतर कहाँ कहाँ मिले हैं? जौगढ़ में, मस्की में, टोपरा में और लंबक में। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। दूसरा प्रश्न है, आप भारतीय उपमहाद्वीप के प्रथम साम्राज्य पर प्रोजेक्ट कार्य के लिए छात्रों को किस साम्राज्य के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए कहेंगे? अब ये भारतीय उपमहाद्वीप के प्रथम साम्राज्य आप जब वीडियो देखे होंगे तो हेडिंग में ही था कि मौर्य वंश प्रथम साम्राज्य, नहीं, मगध राज्य प्रथम साम्राज्य। तो किसकी बात करेंगे तब? मौर्य साम्राज्य की। तो आपका आंसर इसमें क्या होगा? 4 नंबर। वह स्थान जहां से अशोक का अभिलेख मिले हैं, नहीं, अशोक का अभिलेख उज्जैन, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, सांची से मिला है। सांची का स्तूप भी है प्रसिद्ध। अगला क्वेश्चन है, रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर पर बना साड़ होगा ये साड़ जिसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया, इनमें से किसके शासनकाल में बनाया गया था? किसके शासनकाल में? तो सबसे पहले तो यदि एग्जैक्ट पूछेगा राजा तो अशोक, लेकिन यहाँ प्रशासन पूछ रहा है चोल, कुषाण, पांड्य, मौर्य। तो अशोक किस वंश का? मौर्य वंश का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम डैश के लिए प्रसिद्ध था। अभी आप 10 मिनट पहले वीडियो देखे होंगे तो उसमें था कि उत्तर पश्चिम किसके लिए और दक्षिण भारत किसके लिए? दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थर के लिए, उत्तर पश्चिम कंबल के लिए, उत्तर पश्चिम कंबल के लिए। तो ये सब थोड़ा सा वीडियो को देखिएगा गौर से। कपास, सोना एवं बहुमूल्य पत्थर कहाँ? दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत। चांदी एवं तांबा ये तो था ही नहीं, ये क्या? कंबल। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है? कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में। हम लोग देख रहे थे कि बिंदुसार जो है कलिंग को नहीं जीत पाया था, लेकिन अशोक कलिंग को जीतकर अपने राज्य में मिलाता है। तो कलिंग कहाँ है वर्तमान में? उड़ीसा। अगला प्रश्न है, अशोक का धम्म था अच्छे व्यवहार का सिद्धांत, एक आदर्श, सम्राट अशोक द्वारा प्रतिपादित विचारों की एक समष्टि, उपरोक्त सभी। नहीं, ये किसी देवी देवता या कर्मकांड को धर्म नहीं कहता है। ये क्या कहता है? कहता है अच्छे व्यवहार होना चाहिए, एक आदर्श होना चाहिए, और जो विचार हैं उसको मिला जुला, यानी उपरोक्त क्या हो जाएगा? सही। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा? श्रीलंका किसे भेजा? बुद्धगुप्त, अशोक घोष, वसुमित्र, महेंद्र और संघमित्रा को, 2 को भेजा था। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। किस मौर्य सम्राट ने जैन भिक्षु बनने के पश्चात सिंहासन त्याग दिया? नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अंतिम समय में क्या किया कि ये जो है
जैन धर्म अपना लेते हैं और ये अपने शरीर का त्याग संलेखना विधि से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में करते हैं। तो वीडियो में ये चीज़ें बताएं हम तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला है इंडिका का लेखक था। इंडिका का लेखक कौन था? वही सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत बनकर आया था भारत, ये था मेगास्थनीज। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे मौर्योत्तर काल, जिसमें शुंग वंश, कन वंश और फिर सातवाहन वंश, इसके अलावे जो विदेशी आक्रमण थे, विदेशी आक्रमण के रूप में हिंद, यवन, इन सभी को देखेंगे एक सिस्टमैटिक रूप से। आपको वो वीडियो भी पसंद आएगा और यह वीडियो भी पसंद आया तब तो आप यहाँ तक आए हैं। यदि आप फेसबुक पेज को लाइक नहीं किए हैं तो फेसबुक पेज लाइक कर लीजिए, और यदि आप यूट्यूब चैनल पर बिना सब्सक्राइब किए वीडियो को वापस जा रहे हैं, वीडियो से चैनल से वापस जा रहे हैं, तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।